हेलो डियर लर्नर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, कौन से ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, एक सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारी बातें, बहुत ही डिटेल एनालिसिस हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। हालांकि आज की क्लास थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड साइड में जाने वाली है, क्योंकि ये टॉपिक आपको अब तक देखने में आसान लग रहा होगा, क्योंकि आपके टीचर ने बहुत इजीली पढ़ा के निकाल दिया। लेकिन बात उतनी आसान है नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में सीखा था, अब यहाँ हम ऑब्जेक्ट को बहुत डिटेल में सीखेंगे। और जैसे जैसे हम सेंटेंस के एलिमेंट्स को और डिटेल में सीखते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी दृष्टि अंग्रेजी को देखने की जो निगाहें हैं हमारी, जिससे हम अंग्रेजी को देखते हैं, वो धीरे धीरे हमारी बदलना शुरू होती है और हम चीज़ों को बहुत ही क्लैरिटी के साथ देख पाते हैं। तो बिना देर करते हुए, आपको पता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ कि ये जो प्लेलिस्ट है, जो सुपर इंग्लिश का प्लेलिस्ट हमने बना रखा है, उसमें ही सारी क्लासेस नहीं कराएंगे हम। थोड़ा सा मॉड्यूल 1 उसको कर देते हैं, मॉड्यूल 2 का अलग प्लेलिस्ट बना देते हैं, मॉड्यूल 3 का अलग बना देते हैं, मॉड्यूल 4 का अलग बना देते हैं, मॉड्यूल 5 का अलग बना देते हैं। तो इस तरह से मॉड्यूल वाइज हम प्लेलिस्ट बनाएंगे। तो अभी ये मॉड्यूल 3 का ये चौथा क्लास है, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए कहानी फिर वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से कहानी शुरू होती है। कहाँ से बताएं? 1 मिनट रुक जाइए, बताता हूँ। कहानी शुरू होती है वहीं से जहाँ से हमने कहानी को रोका था। एक वहीं वर्ब पाया जाता है, फाइनाइट वर्ब। और ये भाई साहब जो हैं, इनको हम ऐसे मान लें कि ये जो है ना, हमारे सेंटेंस के कर्ता धर्ता है। मतलब इन्होंने ही सेंटेंस की, मतलब कि सेंटेंस में जो भी चीज़ें हम एक्स्ट्रा देखते हैं, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं, वो सब दिखाने का ठेका इन्हीं के ऊपर है। तो इसीलिए हम इनको कह भी देते हैं कि ये हैं मदर ऑफ सेंटेंस। मतलब कि ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन सेंटेंस के बारे में रखते हैं। तो जब हम सब्जेक्ट सीख रहे थे, तब भी हमने फाइनाइट वर्ब के रेस्पेक्ट में उसे पहचानना सीखा। अब जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, तब भी ये वर्ब हमारे सामने घूमता हुआ दिखाई देगा। क्लियर? तो मैं एक बात करता हूँ, ये जो फाइनाइट वर्ब है, दरअसल होगा तो कोई वर्ब ही ना। मतलब एक वर्ब ही सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब का काम कर रहा होगा। अब मैं जब आपसे बोल रहा हूँ कि फाइनाइट वर्ब का काम कर रहा है, तो यहाँ अब आपको जो नए लर्नर्स हैं, उनको दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है कि ये फाइनाइट वर्ब कौन सा वर्ब है। अगर मैं इसको समझाने बैठी तो फिर ये क्लास ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले पिछली क्लासेस में आपको समझा रखा है। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं, उनके लिए मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि ये हमारी सुपर इंग्लिश का कोर्स है, एक सेपरेट क्लास नहीं है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम प्रीवियस क्लास से रेफरेंस के रूप में यूज कर लेंगे, जिसको हम यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसको डिटेल में हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है। ठीक है? तो मेरी ये सलाह है कि जो नए लर्नर्स हैं, वो सीरीज में देखें क्लासेस को। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 ऐसे करके देखें क्लासेस को, फिर आपको बहुत शानदार इंसाइट मिलेगा। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि कोई भी जो वर्ब होगा, वही तो फाइनाइट वर्ब का काम कर रहा होगा। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी वर्ब की एक खास क्षमता होती है, जिसको हमने नाम दिया था ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी, हमने इस नाम से उसे जाना था कि ट्रांजिटिविटी होती है। ये जो एक क्वालिटी है, वो हर एक सामान्य वर्ब की होती ही होती है। अब ये क्या होता है ट्रांजिटिविटी? ट्रांजिटिविटी का मतलब होता है कि जो वर्ब ने इफेक्ट क्रिएट किया, जो वर्ब ने प्रभाव बनाया, इस प्रभाव को वो ट्रांसफर कर देती है किसी और चीज पे, किसी और वर्ड पे ये ट्रांसफर हो जाता है। इफेक्ट को ट्रांसफर कर दिया जाता है सक्सेसफुली। तो जब ये ट्रांसफर कर रही होती है, तो इसी क्वालिटी को, ट्रांसफर करने की इसी क्वालिटी को हम कहते हैं, ट्रांसफर करने की इसी क्वालिटी को हम कहते हैं ट्रांजिटिविटी। ठीक है? यानी वर्ब अपने इफेक्ट को ट्रांसफर कर सकती है, मतलब प्रभाव को हम कहते हैं ट्रांजिटिविटी।
अच्छा, ये इतना खतरनाक क्वालिटी है कि अगर हम वर्ब को डेरिवेशन के थ्रू भी गुजारें, माने वर्ब को ले से हम कहें कि वर्ब से हम नाउन बना लें या वर्ब से हम कहें कि एडजेक्टिव बना लें, तब भी इसकी ट्रांजिटिविटी खत्म नहीं होगी, तब भी उसकी ट्रांजिटिविटी उसके साथ ही चलती रहेगी। इतना खतरनाक गुण है। इसीलिए वर्ब के कुछ फंडामेंटल यानी मौलिक क्वालिटी में, मौलिक गुणों में से एक गुण ये भी है कि वो ट्रांजिटिविटी शो करती हैं। ठीक है, इतनी बात तो हो गई। अब चलिए मैं समझाता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि वर्ब को ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिटिविटी अगर हम बांटने की कोशिश करें, तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ वर्ब इनट्रांजिटिव होंगे, मतलब कि ट्रांजिटिविटी वो शो नहीं करेंगे। ठीक है, और कुछ होंगे ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव जो ट्रांजिटिविटी शो कर रहे होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ ट्रांजिटिविटी नहीं है और यहाँ पे ट्रांजिटिविटी है, मतलब कि यहाँ पे इफेक्ट एक, मतलब वर्ब का इफेक्ट किसी और दूसरे वर्ड पे चला जा रहा है, यहाँ पे इफेक्ट नहीं जा रहा है। अब इसके बहुत सारे कारण हैं, है ना। अब इसको हम यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। इनमें से एक प्रकार का वर्ब है, एक टाइप का वर्ब है जिसका नाम है लिंकिंग वर्ब, जिसको हमने कल के क्लास में पढ़ा। बाकी इसकी पीडीएफ जो है ना, जो मैं ये जब ये चैप्टर ट्रांजिटिविटी पढ़ा रहा था, तब मैंने एक पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड किया था। आप वहाँ से इसे ले सकते हैं, वहाँ से इसे समझ सकते हैं। वहाँ पे लिस्ट मैंने वर्ब की डाल रखी थी। ठीक है, हालांकि कल की क्लास में, मतलब आगे आने वाली क्लास में, कल की क्लास जो होगी वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसमें मैं लिस्ट के साथ ही बात करूँगा। वो और इंटरेस्टिंग क्लास है, वो अप टू द मार्क क्लास होगी, मतलब ऐसी क्लास होगी कि मतलब समझिए कि मज़ेदार, मज़ा आएगा। तो अब मैं बात करता हूँ कि अगर ये ट्रांजिटिव है ना, तो इसका मतलब है कि ये अपना प्रभाव कहीं और डाल सकता है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट पे डालता है या दो ऑब्जेक्ट पे डालता है, समझिए बात को, कि ट्रांजिटिविटी का स्कोर यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा। जब अपना प्रभाव किसी पे डाल ही नहीं रहा है तो स्कोर जीरो। लेकिन जो वर्ब ट्रांजिटिव हैं उनके स्कोर या तो एक हो सकते हैं या दो हो सकते हैं। यानी कि कुछ वर्ब के सिंगल ऑब्जेक्ट होते हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट होते हैं, और कुछ वर्ब के डबल ऑब्जेक्ट होते हैं, डबल ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम यही बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वो किससे लिंक्ड है, डायरेक्टली लिंक्ड है ट्रांजिटिविटी से। डायरेक्टली किससे लिंक्ड है? ट्रांजिटिविटी से लिंक्ड है। डायरेक्टली लिंक्ड किससे है? ट्रांजिटिविटी से लिंक्ड है। यानी कि अगर एक वर्ब ट्रांजिटिविटी शो कर रहा है तो अपने प्रभाव को कहीं ना कहीं वो सेंड कर देगा। अब जब वो सेंड करेगा तो अगर वो सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट पे सेंड करता है तो उसके पास एक ही ऑब्जेक्ट होंगे, इनको हम बोलते हैं मोनोट्रांजिटिव। ठीक है, अगर वो दो ऑब्जेक्ट पे सेंड कर रहा होगा तो उनको हम बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव। यानी कि यहाँ से एक बात निकल के आई, सॉरी ऐसे नहीं लिखना था, ऐसे लिखना था डाई ट्रांजिटिव। ठीक है, यानी एक बात यहाँ से निकल के आई कि एक सेंटेंस में अधिकतम ऑब्जेक्ट की संख्या दो हो सकती है, एक भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। यानी कि जीरो का मतलब कि वो वर्ब इंट्रांजिटिव होगा, माने जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो ही सेंटेंस में। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि धीरे धीरे हम लोग पहुंच रहे हैं ऑब्जेक्ट के पास। अब जब खेल में ऑब्जेक्ट इंटर हो ही गया, मतलब एरेना ऑफ द सेंटेंस में ये बाबू साहब एंट्री मार गए। कौन मार गया? हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब हम जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट के विषय में हमें क्या क्या चीजें सीखनी है। ठीक है, पहले हमें ये जानना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट। दूसरा हमें ये जानना है कि ये जो डुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, डुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हम कैसे समझें। इसके साथ इनके ऑर्डर को भी पढ़ेंगे कि इनका ऑर्डर क्या है। कर्म, ऑर्डर माने कर्म, किसको पहले लिखेंगे किसको बाद में लिखेंगे, कैसे लिखते हैं, वो सारी चीजें भी सीखेंगे। फिर हम आगे क्या सीखने वाले हैं? हम ये सीखेंगे कि मतलब कहाँ हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। फिर हम क्या सीखेंगे कि व्हाट कैन बी, व्हाट कैन बी
एन ऑब्जेक्ट माने कौन सी चीजें ऑब्जेक्ट बन सकती हैं। ये 4 पॉइंट को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं डिस्कशन को। पहला पॉइंट है हमारा व्हाट ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, यही बात हम सीख रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है। यानी कि अब मैं ऐसे कहूं कि ये वर्ड माने एक शब्द, या वर्ड्स माने शब्दों के समूह, एक वर्ड या एक शब्दों का समूह क्या करता है, रिसीव, है ना, रिसीव्स द इफेक्ट ऑफ ए वर्ब, द इफेक्ट ऑफ ए वर्ब, उसको हम क्या कहेंगे बबुआ, हम उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। क्लियर 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 क्लियर, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। अब कुछ एग्जांपल से इस बात को मैं समझाता हूँ ये कैसे इफेक्ट जाता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, रोहन कट द एप्पल, रोहन ने उस एप्पल को काट दिया। अब जैसे मान लीजिए कोई एप्पल होगा, उसको काट दिया गया, तो ये काटने की क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा है, कौन कट गया। तो आप कहेंगे भैया ये एप्पल साहब निपट गए, कट गए, तो प्रभाव यही पड़ा है। फिर मैंने कहा कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा रीना रूट ए लेटर, मैंने लिख दिया। अब लिखा कौन गया, तो आप कहेंगे इस वर्ब का प्रभाव किस पे पड़ा है, लेटर पे, यानी कि लेटर लिख दिया। तो अब आप देख रहे हैं कि इफेक्ट जहां पड़ रहा है, जो इफेक्ट का रिसीवर है, जो इफेक्ट का रिसीवर है, वही हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। फिर यहाँ आपको टेंशन में नहीं आना कि भैया हम पहचानेंगे कैसे, अभी तो कहानी शुरू हुई है, ठीक है। तो अभी आपको इस टेंशन में मरना ही नहीं है कि हम कैसे पहचानेंगे, अभी तो बातें और बड़ी होने वाली है, इतना ही थोड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि जैसे कि हमने पहले ये जान लिया कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, सॉरी ऑब्जेक्ट हो सकता है, और दो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ऐसी बात सेंटेंस के किसी और पार्ट के लिए नहीं है, ना तो सब्जेक्ट दो हो सकता है, ना ही फाइनाइट वर्ब दो हो सकता है। हो क्या, ना कॉम्प्लीमेंट दो हो सकता है, दो क्या हो सकता है, वो हो सकता है, मतलब हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, वो भी दो नहीं हो सकता। तो दो क्या हो सकता है, तो दो मैक्सिमम ऑब्जेक्ट ही हो सकता है, दूसरा कुछ की संख्या दो नहीं होगी। एडवर्बियल को हम छांट के चलते हैं, क्योंकि एडवर्बियल थोड़ा सा हिला हुआ लोग है, तो उसको अलग से ही हम लोग पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा अलग ही, मतलब अलग ही टॉपिक है। चलिए चलिए चलिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो टू ऑब्जेक्ट की कहानी है, इसको हम पहले समझ लेते हैं, टू ऑब्जेक्ट्स की कहानी, ठीक है। पहले मैं आपको ये समझाऊं कि कहानी चल कैसे रही थी, हमारी कहानी अब तक कैसे चल रही थी। जैसे हमने कहा कि वर्ब वाई साहब के पास कुछ इफेक्ट होता है, इफेक्ट होता है, और ये इफेक्ट को ट्रांसफर करते हैं किसी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, ट्रांसफर करते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम उनको कह दें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जिस ऑब्जेक्ट में वो वर्ब अपने इफेक्ट को ट्रांसफर कर देगा, वो हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैं एक सेंटेंस के माध्यम से इसे भी क्लियर करता चलूं। जैसे मैंने ये लिखा कि आई बॉट ए पेन, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, ये बाई करना, मैंने क्या खरीद लिया, पेन। तो इस वर्ब का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे गया, पेन पे। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लियर। लेकिन अगर सिंगल ऑब्जेक्ट आया हो तो हम उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कहेंगे। बात समझिए, बात समझिए मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यही, इसमें केवल क्या है, सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो इसमें अब हम नाम नहीं देंगे कि ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको एज ए समझाने के लिए थोड़ी सी बात कह रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो रिसीव करेगा, जो जो इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करेगा, उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वर्ब के प्रभाव को जो रिसीव करेगा,
वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो रिसीव करेगा वो होगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल के लिए समझते हैं कि जैसे मैंने ठीक है एक किताब खरीदा, आई बॉट, है ना, हिम ए बुक। एक्चुअल में वर्ब खरीदना का प्रभाव हिम पे पड़ रहा है, उसको खरीद लिया गया है क्या? नहीं। आप कहेंगे भैया नहीं, उसको नहीं खरीदा गया है। किसको खरीदा गया है? बुक को खरीदा गया है। अच्छा, ये बुक जो खरीदा गया, ये जाने वाला किसके पास है? ये हिम के पास, उसके पास जाने वाला है। मतलब इस सेंटेंस का मतलब ये निकलता है कि मैंने उसके लिए किताब खरीदी, तो ये किताब को कौन रिसीव करेगा? हिम रिसीव करेगा। अब आप समझ रहे हैं कि वर्ब के प्रभाव को जिसने डायरेक्टली रिसीव कर लिया, वर्ब के प्रभाव को जिसने डायरेक्टली रिसीव कर लिया, वो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिसने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव किया वो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मुझे लगता है ये छोटी सी बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई हो। ठीक है, अब एक दो एग्जाम्पल से इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, कोशिश तो करनी ही चाहिए। जैसे मैंने कहा, एक सेंटेंस लिखा, आई रोट हर ए लेटर। मैंने एक सेंटेंस ये लिख दिया। दूसरा सेंटेंस मैं ये लिख रहा हूँ, आई गेव देम बुक्स। एक ये सेंटेंस हो गया। फिर मैं लिखता हूँ, एक और सेंटेंस लिखता हूँ, आई बॉट राम ए पेन। चलिए, ये 3 सेंटेंस मैंने लिखा। अब एक काम करते हैं, इसकी थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं। ये रहा हमारा वर्ब। इस वर्ब का प्रभाव किस पे गया? लेटर पे। गेव, देने का प्रभाव किस पर गया? बुक पे। खरीदने का प्रभाव किस पे गया? पेन पे। तो ये जिस पर प्रभाव डायरेक्ट पहुंच रहा है, ये सारे के सारे हमारे हो गए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसको लेने का काम कौन कर रहे हैं? ये वाले पर्सन। ठीक है, ये वाले, ये किसको रिसीव कर रहे हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रिसीवर्स हैं। तो इसीलिए ये सारे के सारे हमारे हो गए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक चीज आपने ऑब्जर्व करी यहाँ पे, अगर आपने ध्यान से इस चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी। आप कहेंगे कि भैया पहले आईडीओ लिखेंगे और बाद में डीओ लिखेंगे। यही है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है क्रम, मतलब कि हम किस क्रम में चीज़ों को लिख रहे हैं। ठीक है, वही होता है ऑर्डर, जिस क्रम में हम चीज़ों को लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि क्या ऐसा है कि हम हमेशा इनडायरेक्ट को पहले लिखेंगे, डायरेक्ट को बाद में लिखेंगे? अब इस कहानी को समझेंगे। अब इसको हम हेडिंग दे देते हैं, ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हालांकि ये ऑर्डर ऑफ समोसास भी हो सकता था, है ना। हालांकि समोसा खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, चलिए, अब ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट को समझने के लिए सबसे बढ़िया एक बात मैं आपको समझाता हूँ, शायद ये बात आपको क्लिक कर जाए। ये बात आपको क्लिक कर जाए। एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है सैटिएटी, है ना, एसटीएटी या सैटिएटी बोलते हैं। ठीक है, इसका हिंदी मतलब होता है संतुष्टि। ठीक है, माने कोई चीज सेटिस्फाइड हो जाना। अब देखिए, वर्ब के सामने आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे आप रखेंगे, वर्ब हमारा संतुष्ट हो जाएगा। मतलब अब उसको कोई इच्छा नहीं है कि आप उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दें, वो संतुष्ट हो गया। लेकिन 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 अगर वर्ब के सामने आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखा, तो क्या ये वर्ब अब भी संतुष्ट है क्या? क्योंकि आपने क्या सीखा, सुनिए यहाँ। हमने क्या सीखा? वर्ब का जो इफेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाता है, न कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे। तो वर्ब संतुष्ट कब होगा? जब उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसके सामने रखा मिल जाएगा। अगर उसके सामने आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखा, तो अपना इफेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में थोड़ी दे देगा, वो नहीं दे पाएगा।
सिंपल बात है। तो जब वो नहीं दे पाएगा अपना इफेक्ट तो वो संतुष्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तो भाई साहब संतुष्ट हो गए, यहाँ वो संतुष्ट नहीं हुए। इसीलिए हम ये ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे दिए और फिर हम डायरेक्ट दे दिए, तो बीच में किसी भी तरह के प्रेपोजिशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 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 जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपने पहले लिख दिया, वर्ब हमारा हो गया संतुष्ट, लेकिन इसके प्रभाव को हम और एक्सटेंड करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तब आपको दो प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी, टू और फॉर, जिनकी मदद से आप इस इफेक्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ा पाए और तब वहां लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि भैया जब हम पहले आईडीओ लिख दें और फिर हम डीओ लिखें तो हमें किसी भी तरह के प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पहले अगर हम डीओ लिख दें, बाद में आईडीओ लिखें, तो बीच में हमें या तो टू यूज करना पड़ेगा, नहीं तो फॉर यूज करना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है ये कहानी मैंने यहाँ पे समझा दी। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 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 पहला सेंटेंस हमारा क्या था, आई रोट हर अ लेटर। आप अब देखेंगे कि ये हो गया हमारा आईडीओ और ये हो गया हमारा डीओ। तो वर्ब के सामने डायरेक्ट डीओ लिख दें अगर, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं आई रोट अ लेटर, तो वर्ब हमारा डीओ लिखते ही वर्ब हमारा संतुष्ट हो गया। वर्ब हमारा क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। अब इसके प्रभाव को आगे जैसे बढ़ाना होगा तो हमें टू या फॉर का यूज करना पड़ेगा। कहीं फॉर यूज होता है तो कहीं टू यूज होता है। आई बात समझ में। अब यहाँ पे हम नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि डीओ बाद में आया है, तो आईडीओ आ गया, फिर डीओ आया, तो यहाँ आने के बाद वर्ब संतुष्ट हुआ। तो अब इसके प्रभाव को हम आगे थोड़ी ले जा रहे हैं कि हमको कुछ और लिखना है, हम उसके प्रभाव को सेंटेंस में और आगे मूव नहीं करा रहे हैं, तो हमको कोई प्रेपोजिशन लिखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे मैंने लिखा सी बॉट मोहन ए पेन। ठीक है, अब आप देखिए तो ये क्या है, डीओ है, और ये क्या है, आईडीओ है। जब वर्ब का प्रभाव इधर से बढ़ते 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 यहाँ तक पहुंचा तब ये संतुष्ट हो गया। अब वर्ब के प्रभाव को हम आगे बढ़ा तो नहीं रहे हैं, तो हमें यहाँ कोई प्रेपोजिशन यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं कहूँ सी बॉट ए पेन, तो देखिए तो वर्ब सेटिस्फाइड हो गया यहाँ डीओ मिलते ही। अब इसके प्रभाव को आगे बढ़ाएंगे तो हमें लिखना पड़ेगा फॉर मोहन। क्लियर, क्योंकि इसकी मदद से हम प्रभाव को आगे ट्रांसफर कर पा रहे हैं। अब मुझे लगता है ये बात आपको क्लियरली समझ में आ चुकी है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर से एक बार मैं लिख दूं उन्हीं बातों को कि अगर आप आईडीओ पहले लिखें बाद में डीओ लिखें तो कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही डीओ पहले लिख दें और बाद में आप आईडीओ लिखने की कोशिश करें तो दो प्रेपोजिशन टू और फॉर को आपका यूज में लाना जरूरी है, क्योंकि यही इफेक्ट को आगे बढ़ा पाएंगे। मुझे लगता है ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दी है। अब हम क्लास के उस चरण में पहुंच गए जहां कोई चरण नहीं है ना, जहां कोई चरण नहीं है। जैसे व्हाट कैन बी एन ऑब्जेक्ट। जैसा कि पिछली क्लास में हमने चर्चा कर रखी है कि ऑब्जेक्ट बनने की शर्त क्या है, कि आपको जैसे दूल्हा बनने की शर्त क्या है कि आप पहले तो एक मेल हो और शादी की उम्र में हो। ठीक है, और ठीक है, तो फिर आप दूल्हा बन सकते हैं। लेकिन अगर आप फीमेल हो तो आप दूल्हा नहीं बनिएगा, दुल्हन बनिएगा। ठीक उसी तरह ऑब्जेक्ट बनने के लिए आपको नाउन होना बहुत जरूरी है, और नाउन का ही एक हिस्सा है प्रोनाउन।
ठीक है। और इनको इकट्ठे हम एक नाम से जानते हैं, नोमिनेटिव्स। नोमिनेटिव्स, ठीक है। अगर हम एक शब्द में बोलना चाहें तो हम कहें कि ऑब्जेक्ट क्या बन सकता है, नोमिनेटिव सब्जेक्ट बन सकते हैं। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। क्लियर? अब मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो नाउन है ना, ये नाउन बहुत ही वर्साटाइल है। वर्साटाइल का मतलब कि आप नाउन को वर्ब से भी ड्राइव कर सकते हैं, वर्ब से ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। एक क्लॉज भी नाउन की तरह काम कर सकता है, एक फ्रेज भी नाउन की तरह काम कर सकता है। आप उसको एडजेक्टिव से भी ड्राइव कर सकते हैं और उसको आप एडवर्ब से भी ड्राइव कर सकते हैं। मैंने बनाना तो पड़ेगा इन, मतलब ये तो खैर नाउन की तरह एक्शन करेंगे, नाउन ही नाउन की तरह फंक्शन करेंगे, ठीक है। लेकिन ये सब वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, इनको पहले आप नाउन बनाएंगे तब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। ये छोटी सी बात है। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ। अब एक काम करते हैं, आप ये खोजने की कोशिश कर रहे होंगे कि भैया वो मेन बात आपने बताई नहीं कि कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा। तो ये जो पिछली स्लाइड में आपने बातें सीखी, एक मिनट, जस्ट 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 एक मिनट, हाँ, पिछली स्लाइड में ये जो बातें हमने सीखी कि ऑब्जेक्ट किससे बनता है, नाउन या नोमिनेटिव हम कह सकते हैं। तो ये जो नाउन होते हैं, ये एक फ्रेज भी नाउन की तरह काम कर सकता है, क्लॉज भी नाउन की तरह काम कर सकता है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब से भी हम नाउन को बना सकते हैं। तो ये नाउन हो गए और इनसे ही बना होगा ऑब्जेक्ट और इनसे ही बना होगा सब्जेक्ट, लेकिन पोजीशन पोजीशन का डिफरेंस होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि वेयर, कहाँ ये पाया जाएगा, वेयर सेंटेंस में कहाँ पाया जाएगा। तो उसके लिए तीन स्ट्रक्चर्स खूब अच्छे से समझिए। हालांकि मैं जैसे ये मतलब ये मॉड्यूल ख़त्म होने के कगार पे जाएगा, वैसे हम आपको स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। 7 मात्र पूरी दुनिया में अंग्रेजी के जितने हम सेंटेंस यूज करते हैं उसकी बेसिक स्ट्रक्चर मात्र 7 होती है। मैंने 7 तरह के ही सेंटेंस यूज करे जाते हैं स्ट्रक्चरली, 8वां नहीं होता है, 7 ही तरह के सेंटेंस यूज होते हैं। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में अंग्रेजी के केवल 7 तरह के सेंटेंस यूज होते हैं, 8वां नहीं होता है। तो हम लोग उन 7 को बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, है ना। वो हम उसको कॉम्बिनेशन के रूप में आपको सिखाने की कोशिश करें। फिलहाल यहाँ आप देखिए 3 स्ट्रक्चर को ध्यान रखिए। सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब के बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। एक तो एक स्ट्रक्चर हुआ, कहाँ मिल रहा है, फाइनाइट वर्ब के जस्ट बाद मिल रहा है। दूसरा 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 सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद फाइनाइट वर्ब आएगा और फाइनाइट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट फर्स्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट सेकेंड आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है, आप अपने हिसाब से उसको स्विच कर सकते हैं। अब जब स्विच करेंगे तो कहाँ आपको टू फॉर लगाना है कहाँ नहीं लगाना, वो आप भली भांति जानते हैं। चलिए तीसरा नंबर, सब्जेक्ट होगा, फाइनाइट वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट का हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। आज की क्लास में हम लोग ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी और मज़ा ख़त्म हो जाएगा। तो कल की क्लास में हम लोग ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आपने देखा कि फाइनाइट वर्ब के जस्ट बगल में, फाइनाइट वर्ब के जस्ट बगल में ऑब्जेक्ट मिल रहा है, कैसे पहचानेंगे। तो फाइनाइट वर्ब के जस्ट बगल में अगर नाउन आ जाए तो हम ये कह देंगे कि वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। फाइनाइट वर्ब के जस्ट बगल में बिना किसी प्रेपोजिशन के, बिना किसी प्रेपोजिशन के। अच्छा प्रेपोजिशन में क्यों कह रहा हूँ कि देखिए कुछ होते हैं ना इंग्लिश में कनेक्टर्स होते हैं, कनेक्टर्स माने जोड़ने वाली चीज़ें। जैसे ईंट को ईंट से जोड़िएगा तो मतलब सीमेंट चाहिए ना, तो उस तरह के कनेक्टर्स होते हैं जोड़ने के लिए। तो 2 तरह के कनेक्टर्स होते हैं, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन, ठीक है। तो अभी कंजंक्शन की बात छोड़िए, अभी हम प्रेपोजिशन की बात कर रहे हैं। तो प्रेपोजिशन नाम का जो माने कनेक्टर होता है ना, कि एक सेंटेंस में वो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, सेंटेंस में शब्दों को जोड़ने का काम करता है, सेंटेंस में शब्दों को जोड़ने का काम करता है। सेंटेंस का मतलब सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब या ऑब्जेक्ट जो भी चीज़ है। तो आप ये देखोगे कि अगर फाइनाइट वर्ब के जस्ट बाद बिना किसी कनेक्टर के, बिना किसी प्रेपोजिशन के अगर नाउन आ रहा हो तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अनलेस अनटिल एक चीज़ ध्यान रखना है, लिंकिंग वर्ब, एक चीज़ ध्यान रखना है,
लिंकिंग वर्ब, जिसके बारे में हमने पहले बता रखा है कि इज एम आर वॉज वर्ब से ये रिप्लेस हो जाएगा या इक्वल साइन से आप रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, इसको अगर एक्सेप्शन में हम हटा दें तो ये बात एकदम पक्की हो जाएगी कि फाइनाइट वर्ब के बाद अगर कोई भी नाउन आ गया तो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट ही होगा, है ना। एक्सेप्शन क्या है, लिंकिंग वर्ब नहीं होना चाहिए। अच्छा, लिंकिंग वर्ब क्या है वो आपको मैंने पहले पढ़ा दिया है। चलिए, हाँ, नोट्स में आप लोग ग्रुप में जाइए, है ना। रोशनी गुप्ता का मैंने वो क्या बोलते हैं, उन्होंने लिख के भेजा था, उसको मैंने टैग कर दिया था। उसमें उन्होंने मतलब कि लिस्ट बनाई थी, जो मेरे पीडीएफ से बनाई थी उन्होंने, तो वो है उसमें। मैं कोशिश करूंगा कि वो पीडीएफ मैं आज मतलब इस क्लास के साथ टैग कर दूं, ताकि आपको वर्ड को पहचानने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, हालांकि उस वर्क को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा आपको नहीं सोचना है कि भैया इतना पढ़ के निकल गए और उस वर्क के बारे में और कुछ बताए नहीं। तो बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसकी भी खटिया खड़ी कर देंगे हम लोग। लेकिन आप एक बात समझ रहे हैं, सारी बात तो हो गई, लेकिन ये नाउन भाई साहब को हम पहचानेंगे कैसे? इतनी समस्या है कि क्लॉज भी नाउन की तरह काम करेगा, फ्रेजो नाउन की तरह काम करेगा, वर्ब से भी हम नाउन बना रहे हैं। कैसे पहचानेंगे भाई कि कौन हमारा क्या है? आप तो बिगिनर्स हो, आप तो लर्नर्स हो, शुरुआत में सीख रहे हो, बेसिक से सीख रहे हो, कैसे पहचान लोगे आप? तो हम बता रहे हैं, छोटी छोटी बातें जिनको ध्यान में रखना है, ऑब्जर्व करते रहना है, वो आपको बातें दिमाग में आ जाएंगी। अब मैंने कहा कि फाइनाइट वर्ब के जस्ट बाद नाउन होना चाहिए, तो ये नाउन आपको पहचान में आएगा कैसे? तो देखिए, पहला नियम, पहली बात पहली बात अच्छी लगती है, बाद की बात खराब हो जाती है। सिंपल अगर कोई नाउन आए, जैसे राम, मोहन, आम, मैंगो, कुछ भी आए, तो सिंपल नाउन को तो आप पहचान लेंगे। दूसरा, अगर सिंपल प्रो नाउन आए तब भी आप पहचान लेंगे, कहेंगे भैया एकदम ईजी है, मी, हर, ये सब आए तो आप इजीली पहचान लेंगे। तीसरी बात जो है कि अगर मैं ये कहूँ कि नाउन, है ना, एक फ्रेज जो है वो नाउन की तरह काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? नाउन की तरह काम कर रहा है, तो हम उसको नाम दे देते हैं नाउन फ्रेज। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो इसके पहचानने के लिए दो आराम से दो छोटी छोटी बातें ध्यान में रखने लायक है। अच्छा, इस बात की चर्चा आज के होमवर्क में रोशनी ने नहीं किया था। हाँ, उसने कहा था कि सन जो है वो सब्जेक्ट है और द को हटा दिया था। उसने कहा कि द जो है ना, द को उसने आइडेंटिफाई नहीं करा, उसने सन को केवल सब्जेक्ट के रूप में आइडेंटिफाई करा। ठीक है, तो मैंने कहा था कि मैं शाम को बता दूंगा, और ये बात मुझे ध्यान में नहीं है, यहाँ मुझे ये बात समझ में आ रही है कि मुझे बताना चाहिए था। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। पहला नियम ये है कि अगर नाउन के पहले, ध्यान रखिएगा, नाउन के पहले अगर एडवर्ब या एडजेक्टिव कुछ भी आ रहे हों, ठीक है, तब हेड वर्ड नाउन ही होगा। तब हेड वर्ड क्या होगा? नाउन ही होगा। मतलब कि मैं ये कहूँ कि अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए वेरी गुड पर्सन, मैंने ये बात लिख दी, तो पर्सन तो नाउन है, गुड क्या है? हमारा एडजेक्टिव है, और वेरी क्या है? एडवर्ब है। अब आप पूछेंगे ये क्या है? ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन ये खास किस्म का एडजेक्टिव है, इसको हम डिटरमाइनर्स बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए एडवर्ब के भी पहले आ रहा है। हालांकि यूजुअली एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले नहीं आते। चलिए, इसकी बात छोड़िए, पहले यहाँ समझिए मैं ये क्या कह रहा हूँ कि नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, तो ये सारी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है? वैल्यू किसकी है? नाउन की। इसीलिए अगर ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा हो, जैसे द सन, अब देखिए तो सन क्या है? नाउन है, और नाउन के पहले ये भाई साहब क्या है? एडजेक्टिव है। तो हमें एडजेक्टिव को सीरियस नहीं लेना है, हमारा हेड वर्ड क्या है? सन ही है। तो हम इजीली पहचान पाएंगे कि ये एक नाउन फ्रेज है। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ में आ रहा होगा आपको कि नाउन के पहले अगर कोई भी एडजेक्टिव एडवर्ब कुछ भी लगा हो तो हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हेड वर्ड क्या हो जाएगा हमारा? हमारा नाउन ही होगा। इसीलिए हम उसको नाउन फ्रेज भी कर सकते हैं। हालांकि नाउन फ्रेज क्लॉज कैसे पहचानेंगे, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, दुनिया भर की चीजें हैं, उन सबको कैसे पहचानेंगे वो सब अलग, मतलब जैसे
हम सेंटेंस के आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे मॉड्यूल 2 में एकदम स्पेशल क्लासेस इन पे भी हम लोग करेंगे। फ्रेज क्लॉज को खोल खोल के पढ़ेंगे, मजा आएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि मान लीजिए कि एक नाउन है और नाउन के बाद एक प्रेपोजिशन लिख दिया गया है और प्रेपोजिशन के बाद भाई साहब ने बहुत सारे अलग वर्ड लिख दिए, तब भी ये नाउन हेड होगा। ध्यान से समझिए, तब भी ये नाउन हेड होगा, क्योंकि ये प्रेपोजिशन के आने की वजह से ये सारी बातें सेकेंडरी हो गई, प्राइमरी हमारा नाउन ही हुआ। अब आप कहेंगे भैया एक एग्जाम्पल से समझा दीजिए, हमको मजा आ जाए। चलिए, जैसे मैंने लिखा जैसे मैंने लिखा द मैन इन ब्लैक शर्ट, ठीक है। आप देखिए तो इन आया प्रेपोजिशन, अब प्रेपोजिशन आ गया तो इधर की बातों को आप हवा में उड़ा दीजिए, इसकी जरूरत हम मतलब फ्रेज के फंक्शन को पहचानने में इसका यूज नहीं करेंगे। अब इधर आइए, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये तो हमारे भाई साहब नाउन है और ये है हमारा एडजेक्टिव। तो आप बताइए दोनों में हेड कौन है? हेड हमारा नाउन है। अब आप कहेंगे कि ये पूरी की पूरी बात का हेड क्या है? मैन है। तो ये क्या है? नाउन का फ्रेज है, नाउन फ्रेज। तो आप इन दो बातों का अगर ध्यान रखें तो इजीली नाउन फ्रेज को पहचान लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। क्लॉज भी तो नाउन की तरह काम करते हैं, तो आपको लगेगा कि भैया इसको पहचानने में बड़ा दिक्कत होगी क्या? नहीं, ये तो फ्रेज से भी आसान है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके पहले दैट, व्हाट, हूम, ठीक है, whomsoever और whatever, इस तरह के शब्द लिखे रहेंगे। जनरली ये 3 लिखे मिलते हैं। अगर ये किसी भी क्लॉज के पहले लिखे हुए मिल जाएं तो वो क्लॉज हो जाएगा हमारा नाउन का क्लॉज, क्लियर? अब आइए, आप तो ये भी कह रहे थे कि वर्ब से भी नाउन बनेगा। जी, वर्ब से नाउन बनेगा एक आईएनजी फॉर्मेट में और एक 2+V1 फॉर्मेट में, ठीक है। अगर ये भी दिख जाएं तो ये भी हमारे नाउन होंगे, ठीक है। अच्छा, आईएनजी वाले, अब आईएनजी वाले के साथ कॉम्प्लिकेशन है। जैसे आईएनजी वाला जो फॉर्मेट होगा ना, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा जब ये मेन वर्ब के रूप में काम करेगा। तो इजीली पहचान लेंगे अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है तो ये मेन वर्ब है, यानी फाइनाइट वर्ब के रूप में काम कर रहा है। अच्छा, अब आइए, बिना हेल्पिंग वर्ब के दिख जाए कहीं तो वो नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। आप कहेंगे फिर कंफ्यूजन आपने क्रिएट कर दिया। यार थोड़ी सी ध्यान रखेंगे तो इस बात को भी हम सीख जाएंगे। अभी क्लासेस हमारी बहुत ही बिगिनर लेवल पे, तो एक मोटी मोटी इतनी बातें हैं जिससे आप एक नाउन को इजीली पहचान पाएंगे। अब एक काम करते हैं, इतनी सारी बातें हमने तो सीख ली, फिर से एक बार के लिए थोड़ी सी रिवीजन कर देते हैं। हमने ये सीखा कि ये 3 स्ट्रक्चर आपने देखे, सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हमने सभी जगह देखा कि फाइनाइट वर्ब के बाद नाउन ऑब्जेक्ट आ रहा है, फाइनाइट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। हमने ये कहा कि अगर ये नाउन या प्रोनाउन हो जाए ना, ये जो नाउन और प्रोनाउन हो जाए, एक्सेप्ट कि ये वर्ब लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब को छांट के, लिंकिंग वर्ब ही उसका एक्सेप्शन है, उसको छांट के अगर हम कहें कि ये डायरेक्ट फाइनाइट वर्ब के बाद डायरेक्ट कोई नाउन आ रहा है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब नाउन को पहचानने के लिए हमने इतनी सारी बातें बता दी, ये नाउन कैसे होगा। अब कुछ एग्जाम्पल से इन बातों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एज ए क्लास वर्ब कुछ यहाँ पे समझाता हूँ कि मतलब कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे एक ऑब्जेक्ट को। हालांकि होमवर्क मैं आपको दूंगा, ठीक है। पहला सेंटेंस लिखते हैं, आई मेट द गर्ल इन रेड ड्रेस, क्लियर। अब आप बताइए, ये बात बताइए कि ये हमारा फाइनाइट वर्ब है, क्लियर। अच्छा, फाइनाइट वर्ब के जस्ट बाद आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही है, तो मैं कहूँ कि आप एक बात बताइए कि ये है क्या। आप कहेंगे कि भैया 1 2 3 4 5
5 गो वर्ड है, लेकिन इसमें कोई भी मतलब सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का कोई भी कनेक्शन नहीं है, माने स्ट्रक्चरली कंप्लीट नहीं है, तो ये आप कहेंगे कि फ्रेज है। अब मैं कहूँ कि आप इस फ्रेज का हेड खोजिए, तो आप कहेंगे प्रीपोजिशन दिख गया, इधर की बातों को कैंसिल मारिए, अब इधर आइए, इधर में आप देखेंगे कि ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, तो एडजेक्टिव को भी कैंसिल मारिए, नाउन हमारा हेड है, यानी कि भैया ये तो नाउन फ्रेज है। जी जी जी, नाउन फ्रेज मिल गया आपको, यानी कि किसके बाद नाउन फ्रेज मिला, तो आप कहेंगे फाइनाइट वर्ब के बाद मिला है भैया। तो अगर फाइनाइट वर्ब के बाद नाउन फ्रेज मिला है तो ये पूरी की पूरी कहानी हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर। एक चीज और लेते हैं, एक दो और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा सी एंजॉयस स्विमिंग, स्विमिंग डबल आई एन जी, ठीक है, डबल एम आई एन जी, ठीक है, मैंने कहा स्विमिंग। अब आप कहेंगे कि ये तो है हमारा फाइनाइट वर्ब। अच्छा, फाइनाइट वर्ब के बाद आप देख रहे हैं कि एक वर्ब आया है और आईएनजी फॉर्मेट का है, तो हमने क्या कहा कि आप ध्यान से तुरंत देखिए कि क्या इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या, है क्या, नहीं है ना हेल्पिंग वर्ब। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो ये हमारा फाइनाइट वर्ब हो जाता, लेकिन हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि भैया ये तो फाइनाइट वर्ब होने से रहा। ये या तो एडजेक्टिव हो सकता है या नाउन हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम नाउन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो इसे हम मान के चलते हैं कि नाउन है, ठीक है ही नाउन, ठीक है। अगर ये नाउन है, फाइनाइट वर्ब के जस्ट बाद नाउन है, अच्छा इसको भी चेक कर लेते हैं, क्या हम ईज लगा दें यहाँ तो हमारा काम बन जाएगा क्या, वाज लगा दें तो क्या काम बन जाएगा क्या, तो आप देखेंगे कि मतलब अलग निकल रहा है ना, मतलब अलग निकल रहा है, ये वर्ब की तरह काम करने लगेगा, नाउन की तरह नहीं काम करने लगेगा। देखिए तो आप ही समझिए ना, समझिए ना मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इंजॉय को हटा के ईज लगा दूँ तो ये नाउन बनेगा। आप कहिएगा नहीं हेल्पिंग वर्ब आते ही ये फाइनाइट वर्ब के रूप में काम करने लगेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसका नेचर वेचर कुछ नहीं बदलेगा, तभी तो लिंकिंग वर्ब बोलेंगे उसको। तो ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, लिंकिंग वर्ब नहीं है। अगर ये लिंकिंग वर्ब नहीं है और फाइनाइट वर्ब के जस्ट बाद हमें नाउन देखने को मिला तो भाई साहब ये कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट है हमारा। इतना क्या सोचना, ऑब्जेक्ट है हमारा, प्यारा सा ऑब्जेक्ट है। अब चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा रोहन, ठीक है, आप ये सोचेंगे कि रोहन से मेरी दोस्ती है, नहीं यार, लिखता हूं ना मजा आता है। रोहन अवॉइडेड आंसरिंग आंसरिंग द क्वेश्चन। अब चलिए, ये है हमारा फाइनाइट वर्ब, ये है हमारा क्या क्या क्या, ये है हमारा फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अब फाइनाइट वर्ब के बाद आया आईएनजी फॉर्मेट का चीज़, है ना, फिर वही बात आई, इसके बाद तो हेल्पिंग वर्ब है वो नहीं। अच्छा ये वाला भी हम चेक करके देख लिए कि भैया ये भी हमारा क्या नहीं है, क्या नहीं है, ये हमारा लिंकिंग वर्ब नहीं है, हमारा लिंकिंग वर्ब नहीं है, लिंकिंग नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि उसके बाद नाउन आया, हाँ नाउन आ गया। अच्छा ये क्वेश्चन क्या है, तो हमने कहा कि अगर नाउन बनाओ या एडजेक्टिव बनाओ वर्ब से, अपना वो लक्षण नहीं छोड़ेगा जो उसके मूल गुण है, फंडामेंटल क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो वर्ब को मतलब ऑब्जेक्ट को लेगा। तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं। तो ये पूरी की पूरी एक घटना है ना। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा नाउन है, यानी कि नाउन फ्रेज है। तो ये नाउन बन गया, इसका मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा। आगे बढ़ें, कुछ और सेंटेंस को लेते हैं ताकि और मज़ा आए, आपको और भी मज़ा आ रहा होगा। चलिए एक और लेते हैं, एक और लेते हैं। ही वॉन्ट्स टू लीव, माने वो छोड़ना चाहता है। क्लियर। अब हम देखते हैं ये है हमारा क्या 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 है, आप बोलिए, मन में बोलिए, मन में बोलिए, अपना नाम रख लीजिए, ठीक है, और अपने माता पिता का नाम रख लीजिए, 500 रुपया निकालिए और भैया के नाम से क्या बोले छोड़िए। ठीक है, पेटीएम कर लीजिए मेरे नंबर पर, मैं नंबर आपको भेज देता हूँ। हाँ तो ये क्या है कि ये फाइनाइट वर्ब है। अच्छा फाइनाइट वर्ब के बाद हमने क्या कहा कि वर्ब से नाउन बनाने की क्रिया में दो चीजें शामिल होती है, आईएनजी फॉर्मेट और टू प्लस वर्ब फॉर्मेट। इनका अलग अलग नाम है, इन्फिनिटिव है और ये जेरंड है। तो ये भी तो नाउन है, ये भी तो क्या है, नाउन है। तो फाइनाइट वर्ब के बाद जस्ट नाउन आया,
और इसको क्या हम चेंज करते हैं इज से, है ना? इज से करते ही हम मीनिंग तो निकाल नहीं पा रहे हैं, जो मीनिंग होना चाहिए, ठीक है? तो इसका मतलब ये जो भाई साहब हैं, या हम इक्वल साइन कर लें, तब भी तो हम मतलब लिंकिंग वर्ब को साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है हमारा ऑब्जेक्ट, क्लियर? अब आगे एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे आई नो, एक ले लेते हैं, आई नो, काफी दिन पहले बता दिया, 15 दिन के आसपास होगा, भागो यहाँ से। आई नो दैट ही इज राइट, ठीक है? अब चलिए, मैं क्या कहा, ये कहा कि एक फाइनाइट वर्ब यहाँ दिखा, एक फाइनाइट वर्ब यहाँ दिखा। आप कहेंगे कि भैया अगर फाइनाइट वर्ब दिख गया, इसका मतलब ये पूरा का पूरा हमारा क्लॉज है, और जिस क्लॉज के पहले डेट आ जाए वो पूरा का पूरा कौन सा क्लॉज है? आप कहेंगे कि नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। अब ये बात समझ में आ गई कि फाइनाइट वर्ब के बाद नाउन आ गया, तो ये पूरा का पूरा क्लॉज क्या है? पूरा का पूरा क्लॉज क्या है? ऑब्जेक्ट है, और क्या है? और कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट है। एक और एग्जांपल लेंगे और क्लास को खत्म करेंगे। आप भी बोर हो रहे होंगे कि भैया क्या कर रहे हैं आप। लास्ट लेते हैं, सी आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। चलिए ये भी सही है। तो आपने देखा कि एक फाइनाइट वर्ब यहाँ, एक फाइनाइट वर्ब यहाँ। फाइनाइट वर्ब कब कैसे हम पता कर लेंगे फाइनाइट वर्ब? तो उसकी खास शर्त है कि उसका अपना सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर उसका अपना सब्जेक्ट नहीं है तो वो फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है? अच्छा, आपको क्या लगता है कि सेंटेंस के किसी भी सेंटेंस के अंदर कितने भी वर्ब आए तो उसका सब्जेक्ट नहीं होगा क्या? होगा। ठीक ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रेडिक्टरी बात नहीं हो गई? हो गई। तो यही सब बात तो हम धीरे धीरे क्लियर करने वाले हैं। जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे कंफ्यूजन भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें सिंप्लीफाई भी होती जाएंगी। तो मैं ये कह रहा हूँ, सिंपल सा ये बात समझिए कि ये हमारा फाइनाइट वर्ब है। पहचानने का तरीका मैंने पहले बता रखा है। तो अब ये फाइनाइट वर्ब है, तो ये एक पोर्शन सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब, ये भी सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब। तो सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब की जोड़ी जैसे पूरी होती है, हम उसको क्लॉज का नाम दे देते हैं। तो क्लॉज हो गया क्या? हाँ, हो गया। और क्लॉज के पहले व्हाट आया, तो इन सभी को अगर हम मिला दें तो ये नाउन क्लॉज हो जाएगा क्या? आप कहेंगे हाँ भैया नाउन क्लॉज हो जाएगा। तो फाइनाइट वर्ब के जस्ट बाद क्या देखने को मिला? नाउन क्लॉज, यानी कि ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। मुझे लगता है मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझने समझाने में मदद करी है। हमने अभी अभी क्या पूरा किया? ऑब्जेक्ट पूरा कर लिया, ठीक है? हमने ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर लिया, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। बाकी चीज़ें कहाँ कंप्लीट होगी? वो कंप्लीट होगी होमवर्क के साथ। होमवर्क जैसे आप करिएगा सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और मैं ये कह रहा था कि आगे की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। आगे की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। तो चलिए, कल की क्लास में क्या डिस्कस होगा थोड़ा सा उसको सस्पेंस रखते हैं। फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। गुड नाइट।